दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग की चर्चा हम आए दिन सुनते रहते हैं। ईडी ने यहाँ छापा मार दिया, वहाँ छापा मार दिया, इतना कैश पकड़ाया, ये संपत्ति पकड़ाया। ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ बी कुमार और आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आमतौर पर हम भूल जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने मुख्य मुद्दा पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर। ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? क्या होता है? तो हम लोग समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। सुनते तो बहुत रहते हैं, लेकिन असलियत में बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा। तो मोटे शब्दों में मैं उसको बताऊंगा, कानूनी दावपेच में नहीं जाऊंगा, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये होता क्या है। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है क्राइम से पैसा कमाना। क्राइम से पैसा कमाना, इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में, देश में या देश से बाहर, और उसका प्रोसीड्स जो है रिसीव करना। और कोई व्यक्ति नोइंगली उसमें अपना हाथ डालता है, उसका साथी बनता है, तो वो भी। और इस क्राइम से जो प्रोसीड्स हुआ है, उस प्रोसीड्स को इस तरह प्रोजेक्ट करना कि जैसे कि ये आमदनी जो है, ये पैसा जो है लेजिटिमेट है, मतलब उसको उस तरह प्रदर्शित करना, करने की चेष्टा करना, इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या हुआ मनी लॉन्ड्रिंग? इसमें क्राइम का होना जरूरी है। उसके बाद उससे प्रोसीड्स आएगा, कमाई होगा, उसको घुमाएंगे, इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से उस बैंक, इधर से उधर ले जाके सोना खरीदेंगे, सोना खरीदने के बाद उधर कर देंगे, और लास्ट में हम लोग उसको इस तरह खड़ा करेंगे कि जैसे कि वो एकदम ठीक ठाक पैसा है। इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब कानूनी भाषा में भी थोड़ा सुन लेंगे, इसको क्या बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स एक्वायरिंग, ओइंग, possessing or transferring any proceeds of money of crime or knowingly entering into any transaction related to proceeds of crime either directly or indirectly, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, और कंसीलिंग, और उसको छुपा रहे हैं, और एडिंग इन द कंसीलमेंट ऑफ द प्रोसीड्स और गेन्स ऑफ क्राइम विद इन और आउटसाइड इंडिया। Means finally it is a process for conversion of money obtained illegally to appear to have originated from legitimate sources, जैसा हमने आपको बताया। तो मनी लॉन्ड्रिंग हमारे समझ से क्लियर हो गया। मतलब ये चोरी, बेईमानी, शैतानी, क्राइम, लूट पाट का पैसा होना चाहिए, और उसको वो घुमा फिरा करके इस तरह खड़ा करेगा कि जैसे एकदम सही सही आमदनी है। तो इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। क्या होगा तो हम कहेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो पहला तो इसमें यह है कि एक क्राइम जो है कमिट होना चाहिए। ए क्राइम इज टू बी कमिटेड, ये हो गया। देर आर गेन्स फ्रॉम द क्राइम, हमने पहले बता दिया। प्रोसीड्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम क्राइम, ये भी हमने बता दिया, सॉरी। देर इज सम ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोसीड्स और द गेन्स, मतलब जिस पर हम मनी लॉन्ड्रिंग का लगा रहे हैं लांछना, उसका अकाउंट में जो है कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किसी भी रूप में उसको आए रहना चाहिए। तो इतना इंग्रेडिएंट्स जब हो जाएगा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। अब है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो हो रहा है, तो इसका रोकथाम होना चाहिए। इसको कैसे पकड़ा जाए? तो रोकथाम के लिए क्या किया, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया 2002 में, दिसंबर 2002 में। उसी का नाम हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PML, और एक्ट हो गया इसलिए ए, PMLA। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत सरकार इसको ले आया।
अब है कि कोई काम जब भारत सरकार ले आया तो उसको देखेगा कौन? कोई अथॉरिटी होना चाहिए, कोई एजेंसी होना चाहिए जो उसका देखभाल करेगा, उसको ट्रैक करेगा, उसको पता करेगा, उसको सजा दिलवाएगा। इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसी को ये काम दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसको ट्रैक करता है, पता लगाता है और उसको पकड़ता है और कोर्ट के हवाले करता है। इसको किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती है, ये सीधा दावा बोल देता है। ये पहले से भी नोटिस नहीं देगा कि भाई आपके ऊपर ऐसा ऐसा सुने हैं, ऐसा ऐसा पता चला है, हम आपके यहाँ ये करने वाले हैं। जी नहीं, कुछ नहीं, सीधा वो। अभी हाल में भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आप लोग ने सुना होगा या जाना होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि नहीं, समन फमन देने की जरूरत नहीं है, इसको जो मर्जी है करेगा। तो इसलिए ईडी छापा मारते रहता है, पकड़ता है, बोरी का बोरी कैश पकड़ता है, बैंक अकाउंट पकड़ता है, लॉकर पकड़ता है, दुनिया जहान पकड़ता है, उसको बंद करता है जेल में। और उसके बाद कोर्ट अपना काम करता है। एविडेंस देना जो है ईडी का काम है, क्योंकि मामला चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, जाना तो कोर्ट में ही है। चूँकि सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है, किसी एजेंसी को नहीं है, पुलिस को नहीं है, एसपी को नहीं है, डायरेक्टर जनरल को भी नहीं है, ईडी को भी नहीं है। वो सिर्फ टॉर्चर करता है, उसे सच उगलवाता है। खुशी से उगले तब और प्यार से उगले तब, और नहीं तो डंडा मार के उगले तब, या जैसे भी हो। वो अपनी सारी प्रक्रियाओं का जो है इस्तेमाल करता है जिससे उसका काम हो जाए, पूछताछ करता है वगैरह वगैरह। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसका देखभाल करने वाला एजेंसी है। अब है कि ऑफेंस कैसा है। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इसमें सजा क्या है? कम से कम 3 साल, जो 7 साल तक जा सकता है, और उसमें फाइन भी है। सॉरी, 5 लाख तक का फाइन है। तो यही उसका सजा है। अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन के लिए एक्ट पास हो गया। तो इसमें हमारा क्या है, बैंक को क्या है? पास हो गया, अपना ईडी पता लगाएगा? जी नहीं। अब एक कंसेप्ट है कि भाई चोर हो, बेईमान हो, साधु हो, कोई हो, पैसा का खेल करेगा तो बैंक में जाएगा ही जाएगा। और बैंक अगर थोड़ा सा इसका ट्रैकिंग रखे तो आसानी हो जाएगी ऐसे गद्दारों को पकड़ने में। इसीलिए क्या किया, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना उसमें जो है बैंक को कुछ जिम्मेदारी दे दिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का हवाला देते हुए रूल पास कर दिया कि भाई बैंक को ये काम करना पड़ेगा। हम सेक्शन एक्ट वगैरह सब में नहीं जा रहे हैं, चूँकि ये सब जानने का जरूरत नहीं है, जाना असली बात समझने का जरूरत है होता क्या है। तो बैंक को कुछ जिम्मेदारी दे दी कि बैंक को ये सब काम करना पड़ेगा। वो काम सब क्या क्या है? बोलता है बैंक को जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बैंक को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से 10 लाख रुपये से ऊपर या फॉरेन करेंसी में इसके इक्विवेलेंट, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, अब क्या करेगा ये बेईमान लोग? ये जानता है कि 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो ये तो रिपोर्ट हो जाएगा। वो 2 लाख करेगा, 3 लाख करेगा, 2.5 लाख करेगा, छोटा छोटा करेगा। हम उसको भी देखेंगे, अब नहीं देखते हैं? जैसे ब्रांच में मैनेजर का पावर जो है, मान लीजिए कि खर्चा का, कि एक मैनेजर जो है 2,000 रुपये का वाउचर पास कर सकता है, 5,000 का खर्चा कर देता है, एक 2,000, एक 2,000, एक 1,000 का जो है बना के काम चला लेता है, तो इंस्पेक्शन में उसको पकड़ लेता है। एक ही बात हो गई, तो धोखा देना हो गया। इसी तरह 10 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन का तो हमको रखना ही पड़ेगा, साथ साथ छोटा छोटा तोड़ के जो है 10 लाख से ऊपर जो कर देता है उसका भी हमको रखना पड़ेगा, पूरा सीरीज में जो ट्रांजैक्शन करेगा वो। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग जो हैं कुछ जाली नोट, फर्ज नोट का भी इस्तेमाल करते हैं,
काउंटरफिट करेंसी नोट का भी इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी हमको उसको पकड़ना पड़ेगा। तो जाली नोट, काउंटरफिट नोट अगर हमारे कैश के काउंटर पर आ जाता है तो उसके लिए जो नियम सब है आप लोग अवगत होंगे, क्या क्या करना है, कैसे उसको इम्पाउंड करना है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना है, किस हालत में पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, वो उसका पालन उसको करना पड़ेगा। वो उधर से ही पकड़ के आ जाएगा। अब इसमें जो है कोई ट्रांजैक्शन हो जो भले ही 10 लाख के ऊपर का नहीं हो, लेकिन देखने ही से लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप देखते होंगे हर एक बैंक का इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में एक ऑफसाइट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। उसका यही काम है, जो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगे वो जो है रिलेटेड रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस को भेजता है, फिर वो ब्रांच से पता करता है कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शन है, और सिस्टम में उसको करता है कि भाई ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, तब आगे बढ़ता है। मगर ये जो ट्रांजैक्शन है ये सब तो कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर होता है मूर्ख, उसका प्रिंसिपल है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम उसको जो बता के रखे हैं वही वो आउट करेगा। अब वो क्या करेगा, एक आदमी फिक्स डिपॉजिट पर 15 लाख रुपया लोन लिया है, उसके सेविंग्स अकाउंट में जाएगा, वो आ जाएगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में। एक हाउसिंग लोन आपने रिलीज किया है 20 लाख का, तो वो आ जाएगा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में। तो इससे काम बढ़ता है, मतलब सिस्टम ठीक नहीं है। ये सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और धीरे धीरे सुधरेगा भी, जैसे जैसे आवश्यकता आती है ना, तो जो है वो होते चला जाता है। तो इसीलिए उसको बनाया गया है कि भाई इस तरह का ट्रांजैक्शन कोई गुजर न जाए। पक्का कर लेते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन सब जो है जेन्युइन है, तब हम आगे बढ़ते हैं। और ट्रांजैक्शन अगर जेन्युइन नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं, ब्रांच वाले छोड़ देते हैं, रीजनल ऑफिस वाले छोड़ देते हैं, जोनल ऑफिस वाले छोड़ देते हैं, फिर हेड ऑफिस उसको टेक केयर करता है। वो भी करता होता कुछ नहीं है। हेड ऑफिस वाला क्या कहेगा कि आप जो है इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और KYC डिटेल भेज दीजिए, उसके बाद जाने उसका काम वो अपना करते रहता है। तो ये हो गया, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया। अब है कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड हमको कितना दिन तक रखना है। ये बोलता है कि ये बेईमान आदमी जो हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, चूंकि ये रेगुलर नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बेईमानी करने के लिए कर रहा है, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्लाइंट जो है हमारे साथ ट्रांजैक्शन बंद कर देगा। ट्रांजैक्शन बंद होने के 5 बरस तक उसके रिकॉर्ड को हमको रखना है, हार्ड कॉपी में रखें या सॉफ्ट कॉपी में रखें। ये हो गया। और ऐसा इसलिए रखा जाता है कि अगर वो आदमी पकड़ में आएगा तो ईडी जो है एविडेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा और कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। अब इसका रिपोर्टिंग कैसे होता है। लार्ज कैश ट्रांजैक्शन जो होगा, जो हमने बताया 10 लाख से ऊपर तोड़ के इंडियन करेंसी में या फॉरेन करेंसी में या जैसे भी हो, महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट कर देना है। दूसरा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो हमें ही लग रहा है कि ये सस्पिशियस है, कहाँ से लाया पैसा। आप देखते होगा आप बैंक में कभी कभी आप 1 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए, आपको एक फ़ोन आएगा कि आपने 1 करोड़ रुपया जमा किया है। हाँ, कहाँ से जमा किया है, ऐसे ऐसे हमने अपना ज़मीन बेचा है, घर बेचा है, वो जमा किया है। अच्छा ठीक है। तो वो उस पर नज़र रखता है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है, जिसको STR बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को CTR बोलते हैं, वो 15 दिन के अंदर हमको महीना ख़त्म होने को रिपोर्ट कर देना है। और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसको कितना दिन में कर देना है, महीना ख़त्म होने के 7 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट कर देना है। अब कहा कि भाई बैंक तो बहुत बड़ा है, अब इस पर ध्यान कौन रखेगा। तो कहा कि एक प्रिंसिपल ऑफिसर आपको बनाना पड़ेगा, जो टॉप मैनेजमेंट का आदमी होगा, जो कहाँ रहेगा, कॉर्पोरेट ऑफिस में या हेड ऑफिस में रहेगा। ये नॉर्मली GM वगैरह होते हैं, वही प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं। कभी कभी बोर्ड के जो मेंबर होते हैं
उनको भी ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आप इसका देखभाल कीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफिसर कोई हो, बोर्ड का मेंबर कोई हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली पढ़ना किस पर है? ब्रांच पर। सब कुछ ब्रांच पर ही होना है, चाहे हो कुछ भी। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रांच इंचार्ज जो रह लिया 5 बरस, वो समझो कि बैंक में काम किया। अगर ब्रांच इंचार्ज में काम नहीं किए वो क्या पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। रीजनल ऑफिस में काम कर रहे हैं, जोनल ऑफिस में काम कर रहे हैं, दिन भर फ़ोन कर रहे हैं, अरे भैया ये भेज दो वो भेज दो, और तो कुछ पता चलता नहीं है। खासकर वैसे साथियों के लिए जो बैंक में भर्ती हुए और सीधा पहुंच गए जोनल ऑफिस और फ़ोन किए जा रहे हैं। उनको पता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, क्या होता है। अपना फ़ोन करते रहते हैं कि भैया वो CTR का रिपोर्ट नहीं भेजा। उनको ये नहीं मालूम कि CTR है क्या। इसलिए ब्रांच में काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खेल कहीं भी हो, पढ़ना वो ब्रांच के ऊपर ही है। तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में जानकारी हो गई। अब है कि हमको जो जो काम दिया गया, RBI जो रूल बनाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, अगर हम वो सब काम करने में चूक कर जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है तो हमारे साथ क्या होगा? बोलता है कि हर एक फेल्योर के लिए हमको जुर्माना 10,000 से कम नहीं, जो 1 लाख तक जा सकता है, ये हमसे वसूल करेगा। तो क्या होगा? ईडी पकड़ेगा किसको? हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर को, जो हेड ऑफिस में है। वो पकड़ते पकड़ते सर्किल रीजनल ऑफिस पकड़ते पकड़ते लास्ट में ब्रांच पर आ जाएगा और ब्रांच को कहेगा कि भाई तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा, और डिसिप्लिनरी एक्शन तो अलग से होता है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। तो ये मुख्य बातें थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। अब है कि ये सब जो हमने बताया कि CTR का रिपोर्ट करना पड़ेगा, STR का रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये उन दिनों की बात है जब कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। हाथ से बना बना के बैंकर्स लोग इसको भेजते थे, खोज के पूरा। अब ये सब ऑटोमेटिक डेटा फ्लो है, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप जिस चीज़ को जहाँ जाना रहता है ये जाता रहता है और बैंक अपना काम करता रहता है। ये हमें नहीं मालूम पड़ता है। ये हमारा हेड ऑफिस जो है इस सब को देखभाल करता है और अपने आप कौन सा डेटा किधर जाना है वो जाते रहता है। तो दोस्तों, ये मुख्य बातें थी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। इसमें हमने बहुत डिटेल में नहीं बताया है, मुख्य बात बताया है कि ताकि हमको समझ में आ जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, इसके प्रिवेंशन के लिए सरकार ने क्या किया है, इसका जो है देखभाल करने वाला अथॉरिटी कौन है, और बैंकों का क्या दायित्व है, और रिकॉर्ड कब तक हमको प्रिजर्व करना है, और प्रिंसिपल ऑफिसर है, बैंक बहाल करता है, और हमसे गलती हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है। तो यही सब मुख्य बातें थी। फिर आपसे अनुरोध है कि चैनल अगर अच्छा लगता हो, काम का लगता हो, कुछ जानकारी सही लगता हो या आप इससे संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।